नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में हम आज बात करेंगे एक और ख़ास मुद्दे की, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाते चलें कि कोरोना संक्रमण से कैसे बचना है और इसके लिए फ़िलहाल कोई दवा नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन या टीका है। और इसीलिए वो सावधानियाँ जो अब तक आप करते आ रहे हैं उसको अपनाते रहें, उसको भूलें नहीं। और फ़िलहाल यही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र रास्ता है। और आज बात होगी देश देशांतर में कि स्टॉकहोम समझौता और भारत के परिप्रेक्ष्य में, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक 7 रसायनों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। और ये स्टॉकहोम समझौते को समर्थन के तहत किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की कैबिनेट बैठक के बाद, और उन्होंने कहा कि एक सकारात्मक संदेश भारत की ओर से दुनिया में जाएगा इस प्रतिबंध के साथ। और इस तरीके से जो भूमिका है प्रदूषण को लेकर, उसे कम करने को लेकर, जो स्टॉकहोम समझौता हुआ था उसको लागू करने को लेकर अब भारत एक कदम और आगे बढ़ गया है। लेकिन आज अपने कार्यक्रम में हम ये समझेंगे कि असल में स्टॉकहोम समझौता है क्या, और प्रदूषण के नज़रिए से और मानव स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ खास उस पर बातें कही गई, क्या दायरा था, किस तरीके से तमाम देशों ने उसे अब तक लागू किया है, और जिन रसायनों को भारत में प्रतिबंधित किया गया है इसका मायने क्या है, और अब तक अगर देखें तो इससे बड़े नुकसान या मानव जीवन या पर्यावरण पर इसका इम्पैक्ट क्या रहा है, और कैसे हम इसे ज़मीन पर लागू कर पाएंगे। इसे समझाएंगे हमारे 3 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनार साहब, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं रजनी रंजन रश्मि साहब, जो कि फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रमुख हैं सिविल इंजीनियरिंग विभाग IIT कानपुर से। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सज्जनार सर आपसे करना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे दर्शकों के नज़रिए से जब भारत सरकार ने ऐलान किया कि 7 केमिकल्स को प्रतिबंधित किया गया है, और ये जो कैटेगरी है ये POP कैटेगरी के तहत, और स्टॉकहोम समझौते की एक जो मैं कहूँ कि अनुशंसा उसे करते हुए भारत ने कदम बढ़ाया है, क्या इसके मायने हैं और दायरा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कविन जी बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा जो POP क्या होता है। ये है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। परसिस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें कोई भी अगर रासायनिक पदार्थ है तो वो अगर वो वेस्ट होता है तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, अगर बायोडिग्रेडेबल है तो वो बिल्कुल एकदम खत्म हो जाता है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब ये जो POPs हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, एक तो ये है जो ये डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, ये बड़े टॉक्सिक हैं, बड़े हानिकारक हैं, और ये फिर या तो एनिमल्स या ह्यूमन सिस्टम्स में वहां पर अगर चले जाते हैं तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी बात है जो वो एक जगह से दूसरी जगह तक बिना, क्योंकि डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, तो चाहे वायु के द्वारा या फिर पानी के द्वारा, ओशंस में, तो ये बहुत लंबे उसमें क्षेत्र में उनका प्रभाव रहता है। और फिर अगर पर्यावरण के लिए वो बहुत हानिकारक है, और ह्यूमन सिस्टम के लिए, एनिमल सिस्टम के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। तो इससे जैसे कैंसर हुआ या रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हुए, तो इस प्रकार की बहुत सारी जो मुश्किलात हैं जो इन पोल्यूटेंट से आ सकती हैं। तो अगर हम देखें जो स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम समझौता क्या है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। 1995 में जब उन्होंने देखा जो ये ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो पूरी दुनिया में है, जो डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, जिनका इतना हानिकारक प्रभाव होता है, तो तब वहां पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के गवर्निंग काउंसिल ने वो सब मिले और उन्होंने कहा इसके बारे में बात करते हैं। और करीब 12 ऐसे उन्होंने POPs देखे, ऐसे पोल्यूटेंट्स देखे, ऐसे रासायनिक पदार्थ देखे जो कि डिसइंटीग्रेट नहीं होते, उनको डर्टी डजन कहा जाता है, और वो फिर उनको उन्होंने वर्जित कर दिया। तो इसमें मतलब कुछ तो ऐसे पदार्थ हैं जिसको ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना इनका प्रयोग कर सकते हैं, ना इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और इसीलिए उनको बाध्य कर दिया गया है, जिन्होंने भी इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए उनको बाध्य कर दिया गया जो इसको ना तो
इनका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ना प्रोडक्शन करेंगे, ना प्रयोग करेंगे, ना कहीं बेचेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह भी नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी जो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए। तो अब अगर हम देखें कविंद्र जी, तो करीब इसमें 188 ऐसे देश हैं जिन्होंने की दस्तखत किए हैं और इसको रैटिफाई कर दिया है। करीब 151 देश हैं जिन्होंने दस्तखत किए हैं, परंतु कुछ हैं जिन्होंने रैटिफाई नहीं किया है। इसमें 4 प्रमुख देश हैं जिन्होंने अभी दस्तखत तो किए हैं परंतु रैटिफाई नहीं किया है, और इसमें अमेरिका एक है, इटली दूसरा है, मलेशिया है, इजराइल है। तो ये 4-5 ऐसे देश हैं, बड़े देश हैं जहां की ये पदार्थों का उत्पादन होता है, परंतु ये अपने ऊपर कोई भी ऐसा प्रतिबंध मानने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे आपने कहा, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एंड क्लाइमेट चेंज ने बहुत ही अच्छा मेरे विचार से ये कदम उठाया है। 7 ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनको की प्रतिबंधित किया है, जिससे कि हमारी, मेरे विचार से हमारी प्रतिबद्धता बताती है क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसका ना तो हम प्रोडक्शन करेंगे, ना प्रयोग करेंगे, ना ही इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो मेरे विचार से जो संदेश जाता है पूरी दुनिया में, बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक संदेश जाता है। जी रश्मि सर, क्योंकि जैसा कि कहा अशोक सर ने, बहुत महत्वपूर्ण है कि 1995 में इसकी शुरुआत होती है और 2001 में हस्ताक्षर के लिए और 2004 से प्रभावी हो जाता है। लेकिन 2020 तक में दुनिया के अलग अलग देशों के अगर आंकड़ों को और जो इसे इम्प्लीमेंट करने को लेकर और इस पर जो एक तरीके से इसकी जो नियम शर्तें थी उनको अपने अपने देशों में लागू करने को लेकर देखूं तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि सुस्त रफ्तार है, नज़रिया थोड़ा सा सुस्त लग रहा है। अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन जब हम एनवायरनमेंट या मानव जीवन पर इसके इस तरीके के जो इनके दुष्प्रभाव हैं उनको देखते हैं तो कितना बड़ा खतरा है, जिनको देशों को गंभीरता से सोचना चाहिए। और शायद ऐसा लगता है कई बार कि शायद वो इकोनॉमी को ज़्यादा तरजीह देते हुए नजर आते हैं जब वनस्पति, अगर मैं मानव जीवन या वातावरण पर इनके दुष्प्रभावों को देखूं तो। जी, आपने सही फरमाया कविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने जो आखिर में कहा कि इसका जो पीओपीज हैं, जो ये खतरनाक रसायन जिनका उपयोग होता है, इनका संबंध पर्यावरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था से भी है। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस कार्रवाई में थोड़ी सुस्ती आती है। अभी जैसा अशोक जी ने बताया, बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश जो पूरे विश्व की लीडिंग इकोनॉमी है और इन चीज़ों के प्रयोग में, उत्पादन में, ट्रेड में अग्रणी रोल है उनका, ऐसे देशों ने भी अभी तक इसमें पूरी तरह से पहल नहीं की है। और इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप भारत का रोल देखें तो भारत ने करीब अभी स्टॉकहोम संधि के तहत कुल मिलाकर 28 रसायन ऐसे हैं जो पीओपी माने जाते हैं। शुरू में 12 थे जिन्हें डर्टी डजन कहा जाता था, बाद में 16 और उसमें जोड़ दिए गए। 28 में से करीब 20-21 या 21 तक समझिए कि भारत में पहले से ही प्रतिबंधित हैं। और ये प्रतिबंध एक बार में नहीं हुआ है। 2006 से लेकर के 2000 समझिए कि 15-16 के बीच में करीब 20-21 रसायनों पर प्रतिबंध लगा। और बाकी जो 7 रसायन हैं, अब 2 दिन पहले कैबिनेट ने इसकी भी मंजूरी दे दी है। तो इस तरह से करीब समझिए कि इस संधि के तहत जितने खतरनाक रसायन हैं जो पीओपी कहे जाते हैं, उन सब पर भारत में पूरा प्रतिबंध लग जाएगा। अब सुस्ती कहाँ थी? भारत के अलावे सुस्ती अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तो है ही, लेकिन अगर हम भारत के दृष्टिकोण से भी देखें तो मूल मुद्दा इसमें इसलिए है कि इन रसायनों का प्रयोग 2-3 तरीकों में मुख्य उद्योगों में होता है। सबसे पहला तो इसमें जो डर्टी डजन्स थे उसमें 7 तो कीटनाशक थे, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स। अब इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी कृषि के लिए बड़े आवश्यक हैं। आपने एंडोसल्फान का नाम सुना होगा, आपने डीडीटी का नाम सुना होगा, ये सभी पीओपी हैं और इन सबों का प्रचुर उपयोग होता है हमारे कृषि में, हमारे मलेरिया के कंट्रोल में, टर्माइट कंट्रोल में, अन्य फसलों की कीटों की रोकथाम में। तो इसका बड़ा, और इसके साथ साथ उद्योगों में
पेंट हैं, ल्यूब्रिकेंट हैं, बिजली का उद्योग है, स्टील है, सीमेंट है, इन सभी उद्योगों में, फर्नीचर, टेक्सटाइल, इन सबों में बड़े परिमाण पर इनका उपयोग होता है। और भारत, अगर आपको ये जानकारी दे दूं, तो भारत डीडीटी और एंडोसल्फान, ये दो जो बड़े रसायन हैं, जो इनका बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, रहा था, और अब अभी कुछ सालों तक भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक था। तो हमारे यहाँ उत्पादन की भी ये एक समस्या थी, अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। उत्पादन से लोगों की जीविका लगी हुई है, उसका श्रम और उनका आय लगी हुई है, जुड़ी हुई है, और साथ साथ उद्योगों और कृषि में इसका व्यापक तरीके पर उपयोग होता है। इसलिए अर्थव्यवस्था की ये इसमें मसले हैं जो जुड़े हुए हैं इससे। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बावजूद भारत के देश ने ये निर्णय लिया है कि हम सारे के सारे रसायनों को प्रतिबंध लगा देंगे और धीरे धीरे इनकी कमी कर देंगे। ये एक बड़ा, अपने आप में बड़ा अच्छा कदम है। ये पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को ये रेखांकित करता है। तो एक साथ में एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि जी, डीडीटी जैसा है, डीडीटी तो पहले ही हमारे यहाँ प्रतिबंधित हो चुका है, क्योंकि हम सबसे बड़े के इसके उत्पादक थे। अब एंडोसल्फान जो आपने सुना होगा, ये भी फसलों पर, और कॉटन है या राइस है, इस पर यूज होता था। अभी जो 7 प्रतिबंध लगाए गए, 7 जो रसायन प्रतिबंधित होंगे, उसमें ये भी है। अब इसका भी उत्पादन बंद हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 2015 में भारत सरकार को पहले ही प्रतिबंध लगाना पड़ा था, लेकिन अब ये कानूनन भी हमारे स्वीकृत हो चुका है। इसलिए एक बड़ा भारी कदम है। डॉक्टर सचदेंद्र साहब, अब मैं थोड़ा सा ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये जो केमिकल्स, या फिर मैं टेक्निकल लैंग्वेज जो पीओपी हम नाम देते हैं, अगर इनके अलग अलग हम क्षेत्र या इसके प्रभाव को देखें मानव जीवन पर या फिर एनवायरनमेंट के लिहाज से, क्या बड़े खतरे हैं? और दूसरा ये, क्योंकि जब हम 2 कैटेगरी में दुनिया के तमाम देशों को देखते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, और किस तरीके से कुछ देशों में ये कहा जा रहा है जहां पर इसे लागू नहीं किया गया है, प्रतिबंधित नहीं किया गया है, उनके अपने तर्क हैं कि उनकी ज़रूरतें अलग हैं और ये जो रसायन हैं ये फ़िलहाल वहाँ के लिए ज़रूरी हैं और इसीलिए उनको प्रतिबंधित नहीं किया जा पा रहा है, जो इस तरह के कारण दिए गए हैं। ये कितने वैलिड नज़र आते हैं आपको उनके ख़तरों से देखते हुए? धन्यवाद कविन जी, आपने मुझे ये मौका दिया राज्यसभा टीवी पे आने का। मैं पहले बता दूं कि परिप्रेक्ष्य में कि भारत स्वच्छ अभियान में जिसमें रश्मि साहब पहले स्पेशल सेक्रेटरी थे, वन, पर्यावरण और वायु परिवर्तन मंत्रालय में, उसने एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनाई हुई है जो अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हजार्डस वेस्ट हैं उनके बारे में बड़ी ही सक्रियता से काम कर रही है। तो जो अभी ये निर्णय लिया गया है, कुल मिला के उस अभियान के तरफ ये जा रहा है। जैसा हमारे पहले स्पीकर्स ने बताया कि मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा कि ये केमिकल्स क्यों इतने हानिकारक हैं। तो ये 7 केमिकल जो हम बोल रहे हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पॉल्यूटेंट्स, इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये केमिकली बहुत ही अनरिएक्टिव है। तो ये जब एक बार निकल रहे हैं, जैसा पहले बताया गया कि ये इनके जो सेक्टर्स हैं वो या तो इंसेक्टिसाइड्स हैं, या ये फायर रिटार्डेंट्स हो सकते हैं, या ट्रैश बर्निंग से, या प्लास्टिक बर्न कर रहे हैं, या उस तरह के जो आपके फायर इंसुलेटर्स हैं, उन सारे क्षेत्रों में ये बहुत यूज होते थे। तो वहां से जब एक बार ये निकलते हैं तो जब वो वेट है वो जल्दी खत्म नहीं होता है। ये पानी में अगर गए, या तो सब सरफेस में या सरफेस वाटर में, ये आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते हुए न ही ये घुलेंगे, पानी में हाइड्रोफोबिक हैं तो पानी में ये घुले नहीं, तो धीरे धीरे ये क्या होगा कि ये एल्गी द्वारा ले लिए जाएंगे, अपटेक किया जाएगा, या फिर मछलियां इसको ले लेंगी। तो ये बेसिकली कंसंट्रेशन से बायो कंसंट्रेशन बन जाता है जब ये मछलियों के अंदर आ गए। अब जो दूसरी बात कही गई कि उसके बाद क्या होता है कि 2 चीजें हमारे अंदर आप जानते हैं, एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, एक कैटाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस इन कंपाउंड्स को तोड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस इन कंपाउंड्स के लिए बहुत इफेक्टिव नहीं है, तो ये कंपाउंड ऐसे बने रह जाएंगे
तो कंसंट्रेशन से बायो कंसंट्रेशन हुआ, फिर धीरे धीरे बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और बायो एक्यूमुलेशन के बाद जब मछलियां वो मानव के शरीर में जाएंगी या उनको ग्रहण करेंगे तो वो बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। और इनका लीथल डोज इतना कम, मतलब किलोग्राम पर किलोग्राम भी अगर आपने लिया तो आपके लिए हानिकारक है, और कई तरीके से हानिकारक है। जैसा पहले कहा गया, आपको ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा कर सकता है, आपके रिप्रोडक्टरी सिस्टम्स पे ये अटैक कर सकता है, और साथ में जैसा बोला गया या तो ये ट्यूमर पैदा कर सकता है, और कई इनमें कार्सिनोजेंस भी हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत ही हानिकारक हैं और इनको बंद करना बहुत जरूरी था। और इनमें से बहुत ऐसे हैं जिनके सब्स्टिट्यूट हमारे पास आज हैं, जैसे हम जब बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की, ऐसी बहुत सी और चीजें पैदा की जा सकती हैं जो निश्चित तौर पे इंसेक्टिसाइड्स को काम कर सकती हैं। उनके दूरगामी प्रभाव इनके हैं, वो दिख रहे हैं अब हमें। दूसरी जो बात आपने कही कि दूसरे जो देश हैं उनके अपने इस तरह के कारण हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो पूरा इकोनॉमिक ओवरव्यू है, चाहे एग्रीकल्चर है या जो उनके इंडस्ट्रीज हैं, वो इस तरह से डेवलप की गई हैं कि इन कंपाउंड्स के बिना शायद, या इन कंपाउंड्स का प्रोडक्शन अगर वो बंद करेंगे तो उनकी इकॉनमी शायद हॉल्ट या शटडाउन करनी पड़ेगी। हमारे साथ ऐसी स्थिति नहीं है। तो मैं निश्चित तौर पे मानता हूं कि हम इसके सब्स्टिट्यूट पैदा कर सकते हैं जो केमिकली इतने खतरनाक नहीं होंगे, और मानव और जंतु जो भी जीवित प्राणी हैं उनके ऊपर उनका हानिकारक प्रभाव नहीं होगा। तो कुल मिला के मैं मानता हूं कि अत्यंत स्वागतपूर्ण यह कदम है सरकार द्वारा। अशोक सर, जैसा कि कहा डॉक्टर सच्चिदानंद साहब ने, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट की कितने ज़्यादा खतरनाक और ख़तरनाक क्यों हैं। अगर मैं गलत नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि वो उस चेन में शामिल होकर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर उनके जो खतरे हैं, इम्पैक्ट, वो हमारी बॉडी में सीधे तौर पर नज़र आएंगे। और जब मैं स्टॉकहोम एग्रीमेंट के बैकग्राउंड को देख रहा था, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई, उसमें कई जगह इस बात का जिक्र था सर कि किस तरीके से मानव जीवन को जो रासायनिक खतरे हैं उससे बचाने की दिशा में तमाम देशों को साथ आकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या कहीं ना कहीं आर्थिक चुनौतियाँ या मजबूरियाँ, इकोनॉमिकल प्रेशर्स, ये अभी भी हावी हैं मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले उन रसायनों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों के सामने? देखिए कविन जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, और ये केवल जो हम बात कर रहे हैं पीओपीज की, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वगैरह की, इनके क्या दुष्प्रभाव हैं, नर्वस सिस्टम को ये खराब करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्डर्स को खराब करता है, आपके कार्सिनोजेनिक है, कैंसर आपके उसमें वो ले आता है, और आपका नर्वस सिस्टम ये खराब कर देता है, इम्यून सिस्टम को बहुत वीक कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे इसके नुकसान है। परंतु अगर हम इसको कविन जी देखें बड़े परिप्रेक्ष्य में, पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि ये तो एक उसका हिस्सा हुआ, जैसे अभी हमारे जो दो और डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया है, जो कैसे ये एक है जो कि न केवल मानव को परंतु जीव जाति को और पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को, सभी को यह हानि पहुंचाता है। तो ये पूरी दुनिया को मालूम है, सभी जो साइंटिस्ट हैं, सभी जो इसके ऊपर काम करते हैं, वैज्ञानिक हैं, उन सबको ये मालूम है। और यही बात है, देखिए, जो अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, क्लाइमेट चेंज की बात, जो अगर आपके कार्बन एमिशंस होते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, वो जा रहे हैं वातावरण में, वो इतना ज्यादा मुश्किलात पैदा करते हैं, वो इतनी ज्यादा पोल्यूशन पैदा करते हैं। परंतु इसके बनिस्बत जो भी अभी तक हम उसके ऊपर कुछ ज्यादा काबू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एक तो है जो लोग हैं जो डिनाई करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज भी है उसको भी डिनाई करते हैं। आपको मालूम है जो ये पेरिस अकॉर्ड में जो क्या किया गया था, जो हम कैसे आगे चलते हुए जो अपना टेम्परेचर इंक्रीज है उसको 1.5 डिग्री तक हम लिमिट करेंगे, परंतु फिर भी जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मैंने कहा इसमें भी जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन, उस पर भी उन्होंने रेटिफाई नहीं किया, दस्तखत कर दिए हैं अमेरिका ने, परंतु रेटिफाई नहीं किया है। परंतु यही पेरिस अकॉर्ड में भी अगर आप देखिए तो ये देश जो करीब 18%
पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है, उसने अपने को पेरिस अकॉर्ड में 2017 को अपने को विड्रॉ कर लिया है। तो देखिए, जो बड़े देश हैं, मैं तो ये समझता हूं, और केवल बड़े देश नहीं, अभी अगर आप देखें चीन का क्या इसमें वो रहा है, कंट्रीब्यूशन है। चीन का 28% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, जो कि अमेरिका, भारत और यूरोप के पूरे देशों को मिला लिया जाए तभी उसका पूरा पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो प्रॉस्परस देश हैं, जो समृद्ध देश हैं, वो अपने यहां पर ज्यादा वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में, चाहे हम ये वाला देखें स्टॉकहोम कन्वेंशन की जो रासायनिक पदार्थ हैं, या फिर ग्रीन हाउस गैसेस देखें, या फॉरेस्ट कवर देखें। फॉरेस्ट कवर का आप देखिए, अभी चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, कैलिफोर्निया में हो, ब्राजील में हो, इतनी आग लगी हुई है, कितने हजारों के एकर्स आपकी फॉरेस्ट वहां पर बर्न आउट कर गए हैं। तो जितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमको फोकस करना चाहिए इन बातों पर, वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आपने देखा है 2015 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बनाए गए हैं, उसमें भी ये कहा गया है जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर और क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना चाहिए। मैं आखिरी बात ये कहूंगा, जो भारत का जो उदाहरण है, बहुत ही सकारात्मक उदाहरण है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? देखिए, एक तो है 2015 में ही जब पेरिस अकॉर्ड हो रहा था, तो पेरिस में ही प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वहां पर ऐलान किया, जो पूरा क्लाइमेट चेंज है उसमें कैसे डील किया जाए। और हमारे जो थे, जो जिसको कहा जाता है INDC, इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड, हमने जो वहां पर करनी थी, कमिटमेंट्स करनी थी, उसके तहत हमने बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग ये कहा, जो आगे चलते हुए हमारी जो GDP की एमिशन इंटेंसिटी है वो 35% हम कम करेंगे। 2030 तक हम 40% अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो रिन्यूएबल से करेंगे। तो देखिए, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो आगे काम करने का है, वो बहुत अच्छा है। रिन्यूएबल्स में हमने कितना ज्यादा आगे बढ़े हैं। और इसी के साथ, इसी परिप्रेक्ष्य में अगर ये देखें, जो 28-29 POPs हैं और सभी में भारत ने उसमें ये निर्णय लिया है, जो हम इनको बैन करेंगे, हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर कोई हमारे ऊपर मुश्किलें आई, दिक्कतें आई, सस्टेनेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए हम उसको आगे लेकर चलेंगे। ओके जी रश्मि सर, एक और चीज़ यहाँ पर यह आती है कि जब केमिकल्स के इस्तेमाल की अनुमति हम देते हैं, यानी कि कोई भी सरकार और किसी भी देश में, उसके चेक एंड बैलेंस के बारे में क्या मौजूदा सिस्टम है, और क्या इसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, इसे ज़्यादा कठिन बनाने की ज़रूरत है अगर हम मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को देखें तो, और कितना ये मुमकिन है? देखिए, एक तो प्रतिबद्धता का मसला है। हमारे देश ने जो काम किया है, ये बड़े बड़े देशों ने अभी तक नहीं किया है। 28 जो रासायनिक पदार्थ हैं, उनमें से 28 के 28 पर अब प्रतिबंध हमारे देश ने लगा दिया है, पूरी तरह से वर्जित कर दिया है। ये अपने आप में एक बड़ा भारी संकेत है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। और इसको लागू करने के लिए, इसको पूरी तरह से, पूरी सक्षमता के साथ लागू करने के लिए जो तंत्र हमारे पास है, वो उसमें कुछ खामियां जरूर हैं, वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है सरकार की, वह है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों मिलकर काम करती हैं। और उद्योगों पर जो नियंत्रण है, उनकी जो देख रेख है, इसमें राज्यों और केंद्र सरकार की भागीदारी है। लेकिन फिर भी इसका जो मूलतः ये जो कार्रवाई है, इसका जो कारगर नियंत्रण है, वो उद्योगों को अपने ट्रस्ट में लेकर के ही हो सकता है। हमारे यहाँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है केंद्रीय स्तर पर, और राज्य स्तर पर सेंट्रल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, और बाकी दूसरे मंत्रालय हैं जिनकी एजेंसीज हैं। ये उद्योगों पर धीरे धीरे उनकी देखरेख करती हैं। लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी चीज है कि उद्योगों को हमें उनको अपने साथ लेकर चलना होगा, तभी ये कारगर, ये प्रभावी ढंग से हम इसको लागू कर पाएंगे। तो जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, रासायनिक उद्योग जो है,
सबसे बड़ा प्रभावित होने वाला उद्योग वही है। इससे हमारे पास, जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा, अब हमारे पास हमारी उद्योगों में इतनी क्षमता है कि वे इसका विकल्प विकसित कर सके। तो हमारी उद्योगों में ये विचार पैदा करना है कि हम वो इसके लिए वैकल्पिक पदार्थ डेवलप करें, और इसके लिए सरकार अपनी तरफ से जो भी सहायता मुहैया करना चाहे उसे पूरी तरह से करना चाहिए। सिर्फ प्रतिबंध लगाने से हम किसी भी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की समस्या को हल नहीं कर सकते। इसलिए हमें उद्योगों को अपने साथ लेकर चलना होगा, उनकी समस्याओं को भी समझना होगा, उनके साथ जुड़े हुए लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें भी हल करना होगा। तो हमें दो चीजें करनी है, एक तो प्रतिबंध को पूरी तरह से सक्षमता से लागू करना है, और इसमें राज्यों की हमें पूरी भागीदारी चाहिए। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, वे पूरी तरह से इसमें लागू करें, और मेरे ख्याल से इसमें सबकी भागीदारी है, इसमें कोई शक नहीं। उद्योग भी इसमें पूरी तरह से शामिल हैं। साथ साथ इसके लिए जो वैकल्पिक पदार्थों को विकसित करना है, क्योंकि हमारा कृषि और उद्योग इस पर निर्भर है, उसके लिए जो भी रिसर्च वर्क होना चाहिए, जो भी मदद होनी चाहिए, एक प्रोग्राम के तहत भारत सरकार की तरफ से ये मिलना चाहिए। ओके त्रिपाठी जी, बहुत संक्षेप में सर, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। मैं जब विकल्पों की बात कर रहे हैं और जो दो बड़े चैलेंजेस जिसका जिक्र रश्मि साहब ने किया, लेकिन एक तीसरी बात ये आती है कि जब मानव जीवन या उसके दुष्प्रभावों के, रासायनिक पदार्थों के दुष्प्रभावों की बात होती है, क्या कुछ ऐसी पॉलिसी, इस तरीके के कदम हो सकते हैं कि हम पहले ही लेवल पर ये चेक एंड बैलेंस कर पाएँ कि ये कितना दुष्प्रभाव इसके ज़्यादा हैं, और ऐसी चीज़ों को हम मार्केट या बाजार पर आने से पहले ही पॉलिसी लेवल पर रोक पाएँ? जी हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ हमारे पूर्व स्पीकर से कि केवल प्रतिबंध लगाने से हम इन चीजों पर काबू नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे सहभागिता जरूरी है इंडस्ट्रीज की। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने काफी इस बात पे जोर दिया कि हमारे जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्हें और बलशाली बनाने की जरूरत है। आज उनके पास उनकी कैपेसिटी कम है, तो उनको हमें और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखें कि दो बातें हमारे सामने हैं, दो चैलेंजेस हैं। एक तो पहला है कि जिन ये जलाशयों में और झीलों में और नदियों में जा चुके हैं, हमारे ग्राउंड वाटर में ये हैं, तो उनको हमें रिक्लेम करना है। ये रिक्लेम करना आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। उसमें बोर्ड्स और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को साथ काम करना पड़ेगा, पहली चीज है। और जहां तक व्यक्तियों के ऊपर इसका असर पड़ चुका है, वो तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे उसको वापस करना, रिवर्स करना बहुत ही इतना आसान काम नहीं होगा। ज्यादा आसान होगा कि हम इसको सोर्स पे कंट्रोल करें और बाद में वातावरण में जो इसके दुष्प्रभाव हैं उसको कम से कम करने का प्रयास करें। धन्यवाद। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, समझाने के लिए कि असल में स्टॉकहोम समझौता जो हुआ था वो क्यों हुआ, क्या वजह हैं, उसका दायरा क्या है, और कैसे मानव जीवन पर और पर्यावरण पर होने वाले केमिकल पदार्थों के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जो नीतियां तैयार की गई थी और किस तरह से उसे भारत में अब लागू किया जा रहा है। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।